नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। जगदलपुर के सर्किट हाउस मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो गई है। वन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर एक कर्मचारी ने मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। अब कांग्रेस मंत्री के बर्ताव को लेकर हमलावर है, तो वहीं मंत्री ने आरोपों पर सफाई दी है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस शख्स ने छत्तीसगढ़ के वन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये शख्स जगदलपुर के सर्किट हाउस का स्टाफ है। इसका आरोप है कि मंत्री केदार कश्यप अपने दौरे से लौटने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान दरवाजा देर से खुलने को लेकर वो भड़क गए और इस शख्स के साथ बदसलूकी कर खूब पिटाई की। मंत्री के इस बर्ताव को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी के मंत्री ने ऐसा बर्ताव किया हो। पहले भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मंत्री को सत्ता का अहंकार हो गया है। अपने बर्ताव के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को पीएसओ बुला के ले गया और जैसा मैं गेट सामने गया तो मेरे को बोले कमरा तो नहीं खोलता है। तो मैं बोला नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, तीनों कमरा खुला हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया, पहले वो मेरे कॉलर को खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर में। कौन मारा? केदार कश्यप जी। सिर्फ इसी बात जी, इसी बात कमरे के। मैं फिर अंदर में था, मैं बोला भी नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम सर, सुने नहीं। सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति की दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। बस्तर के विधायक मंत्री हैं जो केदार कश्यप, उनके द्वारा किया गया है। सर्किट हाउस के कर्मचारी के ऊपर में छोटी सी बात को लेकर, कमरा नहीं खोलने की बात को लेकर के उसको माँ की बहन की गाली देना, उसके ऊपर हाथ उठाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जैसे ही जानकारी मिली है, हम आए हैं यहाँ पर, कोतवाली में है, और हम सरकार से चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, किसी तरह से इस व्यक्ति के ऊपर दबाव ना बने और इसका आवेदन भी लिया जाए और इसका मुआवजा करके एक निष्पक्ष जांच हो। अब मंत्री के इस बर्ताव से कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है और अब हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। हालांकि मामला बढ़ता देख वन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सफाई दी है। मंत्री का कहना है कि कांग्रेस केवल मनगढ़ंत कहानी फैला रही है। मैंने सर्किट हाउस जैसी कोई घटना घटी ही नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए फर्जी कहानी फैलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। बहरहाल मंत्री जी का कहना है कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत कहानी फैलाई जा रही है, लेकिन पीड़ित ने अपनी आपबीती खुद बयां की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एनडीटीवी के लिए जगदलपुर से विकास तिवारी की रिपोर्ट। और मंत्री केदार कश्यप मामले पर सीएम साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी केदार कश्यप से बात हुई है, कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है। सीएम साय ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस भ्रम फैला रही है और मंत्री पर लगे जो आरोप हैं सर्किट हाउस पे स्टाफ के साथ मारपीट का, ये पूरे के पूरी तरीके से निराधार हैं। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में यमुना का जलस्तर पहले से घटा जरूर है, लेकिन खतरा अभी भी है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिन इलाकों में पानी कम हो रहा है
वहां मलबा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पानी में डूबी इन कारों को देखिए। तस्वीरें दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में गाड़ियों की एक स्टॉक यार्ड की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। यहाँ मौजूद गाड़ियों की स्टॉक यार्ड में खड़ी सैकड़ों कारें पानी में समा गईं। दरअसल बहादुरगढ़ का ये हाल तेज बारिश के बाद मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाना पड़ा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन बाढ़ में डूबे इलाकों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ये ड्रोन तस्वीर मयूर विहार की है, जहां चारों तरफ पानी ही दिखाई दे रहा है। यमुना का जलस्तर कम होने के बाद दिल्ली के सोनिया विहार में जमा पानी कम तो हुआ है, लेकिन मुसीबत नहीं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको सोनिया विहार इलाके की दिखा रहे हैं और जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, इस जगह तक बीते 2 दिनों पहले तक पानी लबालब भरा हुआ था, लेकिन अब जब पानी का लेवल लगातार नीचे हो रहा है, यमुना नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है, उसके बाद जनजीवन जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आएगा। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका यमुना में बाढ़ के बाद सबसे पहले डूबा था। यहाँ अब भी जल भराव है। इस वक्त लोगों की परेशानियां जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। लोगों की यही मांग है प्रशासन से कि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी देखने को मिल रही है, चारों तरफ मिट्टी देखने को मिल रही है और बचा कुचा जो कचरा है जो यहाँ पर बह के चला आया है, उसको साफ करने के लिए लोगों की जो मांग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यमुना के जलस्तर में गिरावट का असर निचले इलाकों में दिखने लगा है। 2 दिन पहले तक यमुना किनारे वाला वासुदेव घाट लबालब पानी से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पानी कम हो रहा है। वासुदेव घाट का परिसर लबालब पानी से भरा हुआ था और धीरे धीरे करके यमुना नदी का जलस्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है और उसके बाद वासुदेव घाट की जो तस्वीर है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी उफान पर है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके घरों के बाहर यमुना का पानी आ गया है और जो नाविक हैं वो इनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं लगातार। लगभग यहाँ से जितने भी मकान में थे उनको लोगों को ले गए और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रह गए हैं जो अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। आज यमुना का जलस्तर घटा तो जरूर, लेकिन एक बार फिर हथिनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली वालों की मुसीबत को एक बार फिर बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और देश के पहाड़ी इलाकों में तबाही का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। एक जगह हालात थोड़े सामान्य तो हो रहे हैं, तो दूसरी जगह से खबर आ जाती है। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में तबाही मची थी। इसके बाद हर्षिल, थराली जैसी जगहों में लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसी घटनाएं हुई। अब उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से सैलाब आया है। फिर फटा बादल, फिर आया सैलाब। उत्तरकाशी के नौगांव में पानी की मार। घरों में घुसा पानी, गाड़ियां बहीं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के नौगांव बाजार इलाके की। पानी की रफ्तार देखिए, सब कुछ अपने साथ ले जाने को बेताब है। बताया जा रहा है कि 6 सितंबर की शाम को करीब 5:30 बजे नौगांव बाजार के सियोरी फलपट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ये बादल नौगांव बाजार के पास फटा था। एक घर मलबे में दब गया, कई घरों में पानी घुस गया। पानी के बहाव में कुछ दोपहिया वाहन भी बह गए। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी गाड़ियां तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन छोटी गाड़ियों का क्या हाल हुआ होगा।
बताया जा रहा है कि देवलसारी गदेरे में एक मिक्सर मशीन, कुछ दोपहिया वाहनों के बहने की भी सूचना है। एक कार भी मलबे में दब गई है। गदेरा पहाड़ों में बहने वाले छोटे नालों को कहते हैं। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। ये इलाका यमुनोत्री हाईवे पर मौजूद है। देवलसारी के अलावा नौगांव बाजार के बीचों बीच बहता है। नौगांव गदेरा भी उफान पर है। बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। बरसाती पानी सड़क पर बह रहा है। यहाँ जो लोग पानी में फंस गए, उन्हें बचाने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और फायर टीम पहुंची। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया था। जब नौगांव में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की खबर आई, तो एक बार फिर लोगों में डर बैठ गया। अब आपको हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं, जहां लैंडस्लाइड के चलते मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें शिमला ट्यूब रोहडू नेशनल हाईवे 705 की हैं। 2 दिन से ये ऐसे ही बंद पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन और मलबा गिरने से हाईवे पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है। इन गाड़ियों में सेब से लदे ट्रक भी हैं। सड़क खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है। ये भी खतरा कि कहीं पहाड़ी से मलबा ना आ गिरे। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। नेशनल हाईवे 5 चट्टाने गिरने से 2 जगह फिर बंद हो गया। ये चट्टाने निगुलसरी और नाथपा झूला के पास गिरी हैं। किन्नौर में पिछले 1 महीने में जगह जगह नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बरसात, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भयानक तबाही मचाई है। कुल्लू मनाली समेत कई हिस्से तो बिल्कुल उजड़ से गए हैं। ओल्ड मनाली इलाके का बुरा हाल है। यहां पुल टूट चुके हैं, घर, होटलों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात यह भी देखी जा रही है कि जहां जंगल है, वहां नुकसान कम हुआ है। कुदरत के कहर से कराह रहा है हिमाचल। ब्यास और दूसरी नदियों का तांडव। ओल्ड मनाली समेत कई इलाकों में बुरे हालात। मॉनसून की विदाई नजदीक आ रही है, लेकिन हिमाचल समेत कुछ दूसरे इलाकों में भारी बारिश का मिजाज बना हुआ। इस पूरे मॉनसून सीजन में हिमाचल में लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं। तेज बारिश और फ्लैश फ्लड ने हालात और खराब कर दिए। ब्यास के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ब्यास के साथ ही मनालूस और दूसरी नदियां और नाले भी पानी के रूप में तबाही लेकर आ रहे हैं। ओल्ड मनाली को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया। ये इलाका मनालूस नदी के किनारे बसा है। एक तरफ शहर, बीच में नदी, दूसरी ओर जंगल। हमारी टीम लगातार यहाँ से रिपोर्ट कर रही है। ये ठीक जंगल के बगल से ये आप देखिए कितना तीव्र वेग से पानी बढ़ा है। अब आप देखिए वो ये पानी जो है वो जंगल को नहीं काट पाई है, वो जंगल को नहीं काट पाई, लेकिन जंगल के दूसरी ओर आप देखिए कि जो मनाली है, जो ओल्ड मनाली है, उसको आप देखिए कि जगह जगह पर पूरे आप देखिए ये बहुत मशहूर एक क्लब हाउस है मनाली का, जो कि बहुत पुराना हिमाचल प्रदेश सरकार का है। आधे से ज़्यादा इसको जो है वो काट दिया है। आधे से ज़्यादा ये कट चुकी है। इसकी पार्किंग, कई सारे यहाँ पर कुछ तंबू थे, उनको काट दिया है। इधर आप देखिए कि बड़े बड़े बोल्डर पत्थर बह के आ गए हैं। और उस साइड में ओल्ड मनाली है, जो कि धीरे धीरे नदी ओल्ड मनाली के कई सारे इलाकों को काट रही है। पहाड़ों में बार बार तबाही मच रही है। जंगल तो बचे जा रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में तबाही मच गई। बार बार वीडियो वायरल होते हैं। लकड़ी बहुत सारी, अभी चंबा के वीडियो आपने देखे कि तमाम सारी जो लकड़ियां हैं वो बहकर आई। कहीं ना कहीं जंगलों में ऊपर लकड़ी काटी जा रही है। इसके वजह से जो लैंडस्लाइड है और जो आप जंगलों में तमाम सारी लकड़ियां देखते हैं, ये उसी का एक रूप है। वो आप देखिए एक दुकान बिल्कुल जो है वो खड़ी हुई है, कभी भी वो भी गिर सकती है। तो इस तरीके से जंगल के आसपास जो शहरी आबादी है वहाँ पर चूँकि पेड़ कटा है, तो इसके वजह से ये जो नदी है ये भयानक तौर पर धीरे धीरे ओल्ड मनाली के उन हिस्सों को काट रही है।
जिस साइड में हम खड़े हैं ये जंगल का इलाका है, तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं काट पाई है नदी, क्योंकि इतने मजबूत जो पेड़ हैं वो इस जगह पर खड़े हुए हैं सालों से। यहाँ जिधर चले जाओ वहीं तबाही की तस्वीरें दिखेंगी। मनाली से थोड़ा पहले कुल्लू लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रांगड़ी कस्बा है। ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मनपसंद जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ त्रासदी का सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद है। ब्यास नदी ने करोड़ों रुपए के बने मशहूर कैफे को बर्बाद कर दिया। हिमाचल में मानसून आपदा के रूप में आया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में 13 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मनाली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। एक तरफ देवास में रेलवे ब्रिज के अंदर पानी भर गया, तो वहीं उज्जैन में शनिवार की रात शिप्रा नदी में एक कार गिर गई। बात छत्तीसगढ़ के जशपुर की करें तो यहां मनोरा विकासखंड में शिक्षा अधिकारी कार्यालय और तहसील दफ्तर तक पहुंचने वाली पुलिया बरसात के पानी से क्षतिग्रस्त हो गई। ये रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये रेलवे अंडरब्रिज देवास के मेंढकी रोड का है। इसको बने करीब 3 साल हो चुके हैं। बारिश के दिनों में इस रेलवे अंडरब्रिज का बुरा हाल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अंडरब्रिज के अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे यहाँ गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण की वजह से बारिश का पानी दीवारों से होकर अंदर आता है। कई बार स्थानीय पार्षद और नगर निगम से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम द्वारा पानी निकाला जा रहा है, परंतु पानी की जो मात्रा है, जो आव फूट रही है, चारों तरफ से दीवारों से पानी आ रहा है, इससे साफ साबित होता है कि गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है रेलवे के विभाग के अधिकारियों द्वारा, रेलवे के ठेकेदारों द्वारा। हमने पूर्व में भी कई बार मांग की, परंतु रेलवे के अधिकारियों ने उस पर कोई जांच नहीं करी। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अंडरब्रिज। वहीं उज्जैन में उफनती शिप्रा नदी में शनिवार रात पुल से एक बेकाबू कार पलट गई। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार में 3 पुलिसकर्मी सवार थे। हालांकि लगातार चल रहे रेस्क्यू से 2 इंस्पेक्टर का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि महिला आरक्षक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तलाश की जा रही है। हम गणेश जी विसर्जन करने आए थे, मैं और मेरी बहन सिस्टर। हमने देखा यहाँ पे हम गाड़ी से स्लो एक्टिवा थी, हमारे पास में स्लो जा रहे थे। हमारे पीछे एक क्रेटा व्हाइट कलर की आ रही थी रफ्तार में, उसमें स्पीड कंट्रोल करने के चक्कर में उधर नदी में कट किया और गाड़ी डूब गई। कितने लोग थे उसमें 2 लोगों को मैं देख सकता हूँ, क्योंकि एक ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था कार और एक व्हाइट कलर के शर्ट में एक मैन बैठे थे। बात छत्तीसगढ़ के जशपुर की करें तो यहाँ के मानोरा विकास खंड में लगातार बारिश की वजह से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। इस पुलिया से लोग शिक्षा अधिकारी कार्यालय से तहसील कार्यालय तक आते और जाते हैं, लेकिन अब पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ तहसील भी है, सामने में BO ऑफिस भी है और स्कूल के बच्चे लोग भी इधर आवागमन का मुख्य मार्ग है मान के चलिए। इस पुलिया के टूटने से पूरा आवागमन जो है ठप हो गया है और उधर से घूम के आना पड़ता है, जो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उससे। पुलिया टूट जाने के बाद बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ स्कूल भी है, BO ऑफिस, तहसील कार्यालय भी है। आने जाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये रास्ता तो बंद हो गया, तो किधर से आना जाना करते? वैसे ही घूम के आते हैं। घूम के। किधर से घूम के आते हैं? ये इधर ये क्या बोलते हैं, बस स्टैंड साइड से। पुलिया के टूटने से इतना दिक्कत हो रहा है कि यहाँ तहसील ऑफिस ग्रामीणों का आना जाना लगा है और बच्चों का स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल दोनों लगी हुई है। यहाँ बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। बहरहाल इधर कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। कहीं पुलिया बह गया है तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जगहों पर लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। ऐसे में प्रशासन के निर्देश का लोगों को पालन करना चाहिए और उफनती नदियों के किनारे जाने से बचना चाहिए, ताकि कोई अनहोनी न हो सके।
एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं शिप्रा नदी से शव बरामद होने पर चक्रतीर्थ पर टीआई अशोक कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आज सुबह अशोक शर्मा जी, स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा जी की बॉडी को हम लोग रिकवर कर पाए थे। अभी उनके पीपली नाका स्थित निवास से लेकर चक्रतीर्थ तक उनकी अंतिम यात्रा उनके परिवारजनों के साथ में हम लोग सभी शामिल हुए। माननीय विधायक जी, एडीजी साहब, डीएजी साहब, सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और उनको पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। एक सवाल है कि चंद्र ग्रहण को लेकर आस्था इतनी शक्तिशाली क्यों है? ज्योतिष की अहमियत क्या है? क्या चंद्रमा की छाया का आपकी किस्मत से भी कोई कनेक्शन है? आखिर विज्ञान के तर्क क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण ग्रहों की चाल है या विज्ञान का कमाल है? इसे आप ग्रहों का योग कहेंगे या विज्ञान का संयोग कहेंगे? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आज की रात कोई आम रात नहीं है, बल्कि दुनिया एक ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनेगी जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी कि ब्लड मून। लेकिन सवाल है कि आखिर ब्लड मून के पीछे गहरे लाल रंग का कारण क्या है? दरअसल जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। उस समय पृथ्वी का वायुमंडल एक फिल्टर की तरह काम करता है और नीली और हरी रंग की किरणें वायुमंडल में बिखर जाती हैं। लाल रंग की रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है। यही वजह है कि ग्रहण के समय चंद्रमा लाल नजर आने लगता है। यह घटना चंद्र ग्रहण को अनोखा और देखने में अद्भुत बना देती है, जो सूर्य ग्रहण से बिल्कुल अलग होती है। सबसे खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष चश्मे की जरूरत होती है, लेकिन ब्लड मून को देखने के लिए किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। इसे आप अपनी आंखों से आराम से देख सकते हैं। हालांकि एक फैक्ट यह भी है कि ब्लड मून का रंग हमेशा लाल नहीं होता है। कभी यह हल्का गुलाबी होता है तो कभी एकदम गहरा लाल। इसका रंग गुलाबी होगा या फिर एकदम लाल, यह सब कुछ पृथ्वी पर मौजूद धूल और गैस के कणों पर निर्भर करता है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार का ब्लड मून बेहद दुर्लभ और यादगार साबित होगा, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब चांद इतना बड़ा, चमकीला और लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। साल 2014 और 15 में लगातार 4 ब्लड मून दिखाई दिए थे, जिसे टेट्रॉड ब्लड मून कहा गया। उस समय दुनिया भर में चर्चाओं का दौर चला कि यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे केवल एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बताया। लेकिन इस बार का ब्लड मून इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि दुनिया की लगभग 80% आबादी इसे देख पाएगी। ब्लड मून का यह नजारा भारत के साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी देखा जा सकेगा। एशिया में इसे भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ सऊदी अरब, यूएई और मध्य पूर्व के देशों के ज्यादातर हिस्से में देखा जा सकेगा, जबकि पूर्वी दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में केवल आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चंद्र ग्रहण को लेकर एक बहस सदियों से चली आ रही है, और ये कि क्या ये शुभ होता है या अशुभ। इस पर धर्म और विज्ञान के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन लोगों के मन एक कौतूहल रहता है कि आखिर जब ग्रहण लगता है तो खगोल शास्त्री क्या कुछ कहते हैं, किन रहस्यों को सुलझाते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट पे आपको दिखाते हैं। चंद्र ग्रहण को अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो विज्ञान किसी भी खगोलीय घटना को शुभ या अशुभ नहीं मानता है। विज्ञान के लिए चंद्र ग्रहण एक पूरी तरह से प्राकृतिक और अनुमानित घटना है। दशकों पहले आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कैलकुलेटेड साइंस डेटा के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। दुनिया भर में लंबे समय से ग्रहण को लेकर एक बहस चल रही है कि ये शुभ होता है या अशुभ। सदियों से इसे आस्था और डर से जोड़कर देखा जाता रहा है। सालों पहले जब सडनली लोगों ने देखा कि चांद लाल हो गया, राइट, और इसको समझ नहीं पाते थे, तो ऑब्वियसली धार्मिक वजह से और वैसे लोगों ने सोचा कि शायद कुछ अद्भुत चीज़ हो रही है, इसीलिए चांद लाल हो गया, तो हम लोग को संभाल के घर में बैठना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए।
इस तरह से की सोच थी। पर अब के ज़माने में हम समझते हैं, हमें मालूम है कि क्यों हो रहा है ग्रहण, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चांद जा रहा है पृथ्वी के गिर्द, पृथ्वी जा रहा है सूरज के गिर्द, और ये कुछ घटनाएं होते जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, जिसके वजह से चांद आप पे पृथ्वी की छाव पड़ रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रहण। तो ग्रहण में ऐसी कोई अद्भुत चीज कुछ भी नहीं होता है, और इस वजह से ना दुनिया में, ना हमारी मानसिक स्थिति में, ना गर्भवती लोगों में, ना किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक कई तरह के खगोलीय प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड की ऐसी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं जो अब तक एक अनसुलझा रहस्य है। आइए अब आपको कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताते हैं जिसे वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण के दौरान करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार, घनत्व मापा जाता है, जिससे वायुमंडल की संरचना समझने में मदद मिलती है। प्रकाश को मोड़ने की क्षमता का भी अध्ययन होता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसके चलते चंद्रमा का तापमान तेजी से गिरता है। वैज्ञानिक इस गिरावट की दर को मापते हैं और इसके साथ ही चंद्रमा की मिट्टी के थर्मल गुणों का भी अध्ययन होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान आकाश गहरा हो जाता है। खगोल शास्त्री धुंधले तारों का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा की चमक के कारण कुछ तारे आम दिनों में नहीं दिख पाते, जिसका अध्ययन चंद्र ग्रहण के दौरान किया जाता है। साइंस का तरीका क्या है? अगर आपको मानना है तो उसको प्रूफ करना है, राइट? ये पहली बार नहीं है कि चांद ग्रहण हो रहा है, सालों से चांद ग्रहण हो रहा है, राइट? और सालों से हम लोग देखते हैं कि चांद ग्रहण में ऐसे कुछ भी नई चीज होती है। तो अगर प्रूफ हो जाए कि कुछ हो रहा है तो शायद वैज्ञानिक उसको मानेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा है कि कोई फर्क नहीं होता है, राइट, चांद ग्रहण में। इसीलिए हम लोग बिना सबूत के ये चीजों को बिलीव नहीं करते हैं।